बैक टू आवर फर्स्ट एग्जाम्पल। जब इसमें क्या था 10% का कूपन था एंड 10% का ही अपना डिस्काउंटिंग रेट था, यील्ड रिक्वायरमेंट था। तो देखो आज 100 रुपए का चीज है, सामने वाला बोला वो तुमको हर साल 10 रुपए दे देगा, तो 10% ही होगा। तुमको 10% ही चाहिए था तो तुम 100 का चीज 100 में ही खरीदेगा। मतलब if your required return is equal to the coupon payment, तुम्हारा बॉन्ड का वैल्यूएशन पार पे होगा। क्यों? क्योंकि कूपन मिलता है किस पे? पार पे। तुमको जितना कूपन दे रहा है तुमको उतना ही रिक्वायर्ड रिटर्न चाहिए, तो तुम पार का ही वैल्यूएशन सेट करोगे ना। तो इसीलिए देखो जब 100 था, 100 का बॉन्ड हम बड़े कॉन्फिडेंटली लिख भी दिया कि 100 का परसेंट, क्योंकि हमको पता था ना इंटरेस्ट रेट भी 10 है और डिस्काउंटिंग रेट भी हम 10 ही लिए। क्लियर है पार्ट? पक्का? तो यहाँ पे कुछ कुछ चीज लिखो, ऊपर में लिखना कोशिश करके। हम मतलब उस समय समझाया नहीं था यील्ड इसलिए हाँ इन्फ्लेशन इवॉल्व के लिए इन्वेस्टर का अलग अलग, या फिर अगर इन्वेस्टर का पर्सपेक्टिव सेम रखो तो अलग अलग बॉन्ड्स का अलग अलग होगा डिपेंडिंग ऑन द रिस्क लेवल। इन्फ्लेशन इज अ पार्ट ऑफ इट। तो यहाँ पे लिखो इफ या जो भी केस सिनेरियो जैसे लिखना है, कूपन रेट इज इक्वल टू I by Y, तो बॉन्ड इज एट पार। 100 का चीज 100 में ही। अगर कूपन रेट ज्यादा है I by Y से, मतलब इंटरेस्ट ज्यादा मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है मान लो 20 रुपया, 20%, हम लोग को चाहिए कितना है 10%, तो हम लोग प्रीमियम ज्यादा पे करने रेडी है उस बॉन्ड के लिए। शुरू में बात की थी कि कूपन ज्यादा होगा तो वी आर विलिंग टू पे एक्स्ट्रा, तो बॉन्ड इज एट। देखो प्रीमियम का अपने कर चुके हैं, पार का अपने डिस्कस कर चुके हैं, अब एक बार डिस्काउंट का माइंडसेट से लेके गए। मान लो कूपन रेट है 10%, हम लोग को अगर 10 ही चाहिए था तो 100 का चीज 100 में लेते, लेकिन हम लोग को चाहिए 20, हम लोग को रिक्वायर्ड रिटर्न ज्यादा चाहिए। तो रिक्वायर्ड रिटर्न अगर अपने को ज्यादा चाहिए, अगला तो हम लोग को 10 रुपए ही देगा ना। जो बॉन्ड है हम लोग को हर साल 10 देगा, लेकिन हम लोग को हर साल कितना चाहिए 20, तो मतलब हम लोग को वो बॉन्ड डिस्काउंट में खरीदना पड़ेगा। अगर हम 100 का चीज को 100 में ही लेते हैं तो सामने वाला जो कूपन देगा मेरा वही कमाई। लेकिन अगर हम 100 का चीज को 80 में ले लेते हैं, ये 100 का चीज को मतलब 90 में ले लिए, एक ही ईयर कमाना, तो 90 का 100 होगा, वो 10 रुपया भी हम कमा लिए, और कूपन रेट भी 10% है, वो 10 रुपया भी हम कमा लिए, तो हम 20 कमा लिए, मेरा काम होगा। तो अगर I by Y मतलब प्रॉफिट परसेंटेज ज्यादा है कंपेयर टू कूपन, तो बाय डिफॉल्ट द बॉन्ड हैज टू बी ट्रेडिंग एट अ डिस्काउंट, अदरवाइज आप ज्यादा कमाओगे कैसे? प्रॉफिट परसेंटेज आपको ज्यादा चाहिए कूपन से, तो मतलब ये ना आपको डिस्काउंट में लेना पड़ेगा ताकि कैपिटल गेन का पार्ट भी आप कैप्चर कर लो। खाली इंटरेस्ट से काम नहीं हो रहा, काम चाहिए हो तो भाई कैपिटल गेन भी चाहिए। कैपिटल गेन कब आएगा? जब डिस्काउंट पे बॉन्ड मिलेंगे। समझ रहे हो? वापस से अपने को 20% चाहिए, सामने वाला बोल रहा है इंटरेस्ट में 10 ही देंगे, तो 10% हमको और चाहिए, वरना हम नहीं इन्वेस्ट करेंगे। तो 10% और कैसे मिल सकता है? कैपिटल गेन से मिल सकता है, मतलब 100 का चीज तो 10% सस्ता मिलेगा। डिस्क्राइब द कंटेंट्स ऑफ अ बॉन्ड, यहाँ तक क्लियर है? मूव ऑन। कंटेंट्स ऑफ बॉन्ड इंडेंचर एंड कॉन्ट्रास्ट अफर्मेटिव एंड नेगेटिव कमेंट्स। चलो देख लो, बॉन्ड इंडेंचर मतलब वही है, मान लो कॉन्ट्रैक्ट, इसमें टर्म्स एंड कंडीशन वो सब कुछ लिखा रहेगा, जो बिना पढ़े साइन कर देते हैं वही वाला, खत्म ही नहीं हो, ऐसा ऐसा टर्म्स एंड कंडीशन, मतलब पूरा मूड में बैठे आज तो पढ़ेंगे। इतना छोटा छोटा एक तो फॉन्ट में लिखा, छोड़ दो, कहां साइन करनी। It defines obligations, restrictions on the borrower, sources of repayment, etc. etc. कौन सा assets pledged है, कौन सा कैश फ्लो से तुमको मिलेगा, सब कुछ उसमें लिखा है।
सोर्सेज ऑफ रीपेमेंट हमें सब खाली रीड किया। The source of cash flow is required to be paid by the bond issuer depends on the nature of the issuer and type of bond issue. जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड जो होता है तो वो लोन कैसे चुकाएगा, इंटरेस्ट कैसे चुकाएगा, टैक्स कलेक्शन आएगा उससे चुकाएगा। टैक्सेस ऑन इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड इन सम केसेस ability of the government to create new currency, print money. This tends to result in sovereign debt being perceived as the lowest credit risk in a particular local government, state government. Bonds are repaid from local government taxes, state taxes, etc. ठीक है. Sources of repayment for a corporate bond depend on the type of bond issue. Secured bond, it's paid from operating cash flow of the company with the added security of a legal claim. Unsecured bond में खाली operating cash flows, मतलब जैसे CFO होता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, तो कंपनी जब बॉन्ड इशू करता है वी अज्यूम उससे पे करेंगे। अब अगर उससे पे नहीं कर पा रहा है और सिक्योर्ड बॉन्ड है तो उसका एसेट्स बेच के अपना राइट बढ़ जाए। लेकिन अगर वो अनसिक्योर्ड है तो उसका एसेट बेचने का राइट उस बॉन्ड होल्डर के पास नहीं है। इसीलिए दिस इज मोर रिस्की। यार काम तो इसका इंटरेस्ट रेट या कूपन रेट जो बोले रिक्वायर्ड रेट है जो बोले सब जाना। तो या फिर आप कूपन बढ़ा के दो तब हम 100 रुपए दे देंगे, वरना आप हमको 80 दे दो, प्राइस कम करके दो। फॉर एन एसेट बैक सिक्योरिटी फाइनेंशियल एसेट्स हेल्ड बाय, ये सब ठीक है बाद में करेंगे, चैप्टर है पूरा। बॉन्ड कवरेज देखो, लीगल रूल्स। अब इसमें दो टाइप होता है, एक होता है अफर्मेटिव, एक होता है नेगेटिव। रिक्वायरमेंट्स दैट द इशूअर मस्ट फुलफिल, तो अफर्मेटिव क्या हो गया, ये चीज तो हमको करना ही है, चाहे तो लिख लो XYZ चीज हमको करना ही है, इसमें को दो रहना है। जैसे require the issuer to provide timely financial reports to bondholders, specify use of proceeds कि भाई आप बॉन्ड इशू तो कर ले रहे हो, पैसे का क्या करोगे वो भी बताओ। जो कर रहे हो माने जो बोल रहे हो वही चीज करना भी पड़ेगा। Specify a bondholder's right to redeem at a premium if the issuer is acquired in a merger or a corporate takeover. जैसे two examples are cross default and pari passu provisions, very important। बाकी डिटेल में भी बाद में, बट सिंस इम्पोर्टेंट है तो ये सब कुछ चीज 2-3 बार पढ़ लो तो अच्छा है, क्योंकि नया चीज ऐसे। क्रॉस डिफॉल्ट क्या बोलता है, सपोज हम बॉन्ड ए, बॉन्ड बी, बॉन्ड सी, 3 टाइप का बॉन्ड इशू कर रहे हैं एंड तीनों में ये क्रॉस डिफॉल्ट का प्रोविजन डाला। अच्छा मान लो खाली बॉन्ड ए में ही क्रॉस डिफॉल्ट का प्रोविजन डाला, वो भी चलेगा। तो अब इंटरेस्ट प्रिंसिपल हमको दोनों देना है। सपोज हम इंटरेस्ट पे कर दिया ए को, इंटरेस्ट पे कर दिया बी, प्रिंसिपल बाद में देना, 500 रुपए देना, अभी कोई लफड़ा नहीं। सी को इंटरेस्ट पेमेंट करने में मान लो 1000 रुपए देना था, 999 देके छोड़ दिया, बाकी 1 रुपया नहीं बचा। तो सी वाला क्या बोलेगा, आप तो डिफॉल्ट कर दिए 1 रुपया के चलते, लेकिन डिफॉल्ट हो गया ना। तो हम किस में डिफॉल्ट किए, सी में किया ना। ये बोलेगा तो मेरा वो डिफॉल्ट कर दिया पैसा। यहाँ पे ये माइंडसेट क्यों है, कैसा है, तुम अगर कोई भी एक बॉन्ड में डिफॉल्ट का सिचुएशन आ चुका तो कंपनी का रास्ता खराब हो चुका। अगर हम 1 साल और रुके तो अभी तो जैसे उसका पत्ता कटा, अगली बार मेरा भी कर सकता, तो हम और लॉस नहीं होने देंगे, जो है हम जानेंगे। दिस इज अ क्रॉस डिफॉल्ट। अपने डिफॉल्ट के सी को नहीं दिया तो ए जो बॉन्ड है उसको पूरा इंटरेस्ट मिल गया, बी को भी पूरा इंटरेस्ट मिल गया, सी को छोटा अमाउंट से रह गया या पूरा अमाउंट रह गया, डज नॉट मैटर। अब सी बोल दिया भाई तुम तो डिफॉल्ट कर दिया मेरे पर, तो उसको अब पैसा चुकाना पड़ेगा। लेकिन अब ये ए में अगर क्रॉस डिफॉल्ट का प्रोविजन डाला, ए भी बोलेगा भाई मेरा भी चुका। अब बी में क्रॉस डिफॉल्ट का प्रोविजन नहीं है, बी आराम से बता, बी कुछ नहीं कर सकता।
सी को पैसा मिल जाएगा, ए को पैसा मिल जाएगा, बचा हुआ पैसा बाद में अगर कंपनी का स्टॉक खराब होता है तो बचा कुचा पैसा बी को मिलेगा। तो देखो इवन नो सपोज ए वाज सीनियर, फिर बी, फिर सी, लेकिन इस केस में सी को पहले पैसा मिल जा रहा है और ए को पहले पैसा मिल जा रहा है, बी बचा। तो भाई ये सब बड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर ए बी सी तीन बॉन्ड इश्यू किया एक ही कंपनी, ए में क्रॉस डिफॉल्ट का क्लॉज डाला, मतलब आप तीनों में से कोई भी बॉन्ड का कुछ भी पेमेंट अगर मिस हो जाता है, डिफॉल्ट कर जाते हो, तो ए बोलेगा मेरा भी डिफॉल्ट पैसा हो, उसको पैसा मिल गया तो भी बोलेगा सर हम पैसा वापस दो, हो गया डिफॉल्ट मेरा भी। हम आपका हालत और बिगड़ने का वेट नहीं करेंगे, अरे भाई अभी तो पूरा 100 रुपए मिल जाएगा, एक साल बाद और सिचुएशन खराब होगा तो हो सकता है 90 मिले, तो हम क्यों रिस्क लें। जब एक डिफॉल्ट हो चुका है कोई भी बॉन्ड में, मतलब बाकी डिफॉल्ट में ज्यादा देरी नहीं है, वो टम्बल डाउन वाला सीन स्टार्ट हो चुका है, तो इन्हें रिकवर भी कर सकते हैं, बट एक क्यों रिस्क ले, उसको तो अभी 100 रुपए का 100 रुपए मिलना, हम तो लोन दी इक्विटी वाला नहीं है, ये माइंडसेट से अपने को फिक्स्ड इनकम पढ़ना, वी आर बॉन्ड होल्डर्स, हमको भाई 100 का 100 ही मिलना है, कंपनी चाहे रॉकेट क्यों ना बनता अपने को फर्क नहीं पड़ता, तो भाई मेरा 100 रुपया आपको पूरा मिल रहा है दे दो, हम जा रहे घर, हम दूसरा कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे, हमको रिस्क फालतू में नहीं लेना, तुम कॉम्पनसेट कर रहा है क्या, नहीं इंटरेस्टेड उतना ही, तो फिर हम क्यों रिस्क लें, समझ रहे हो। इंटरेस्टेड बढ़ा तो फिर नया बॉन्ड इशू होगा, वो बॉन्ड ने कैसे होगा, तो हो गया। A cross default clause states that if the issuer defaults on any other debt obligation, the issuer will also be considered a default on this. तो वो अपने इंटरेस्ट पेमेंट वापस मांग सकते हैं। इंटरेस्ट कौन? ए। इसका मतलब डिफॉल्ट नहीं इसको मिला। हाँ, मान लो तुम बॉन्ड ए होल्डर, तुमको हम इंटरेस्ट दे दिए, हम रिजर्व इंटरेस्ट दे दिए, हम मान लो जरा को नहीं दे पाए, अब वो गुस्सा हो गया, तुम बड़ा भी गुस्सा हो गया, अब हमको जो भी सिक्योर्ड अगर है एसेट से, जो भी एसेट बेच के हमको उसको भी चुकाना पड़ेगा, तो तुमको भी चुकाना पड़ेगा। इंटरेस्ट प्रिंसिपल दोनों, इंटरेस्ट तो ले लिया तुम, लास्ट दो बार इंटरेस्ट लेगा, उसको भी मिलेगा इंटरेस्ट। अगर डिफॉल्ट हो गया तो फिर वो बॉन्ड इंटेंशन में क्लॉज होगा कि कैसे उसको अप्रोच करना है, तो अगर लिक्विडेशन का सीन बैठेगा तो फिर पैसा मिलेगा, पहले इसको इंटरेस्ट मिलेगा सिंस उसका सीनियर बॉन्ड है, फिर उसको प्रिंसिपल मिलेगा, फिर इसको प्रिंसिपल। तुम सोचो तुम्हारे पास भी है, तुम्हारा क्या होगा, तुमको तो कुछ भी नहीं मिला, दोबारा इंटरेस्ट लेने की कोई ऑप्शन नहीं, दोबारा कैसे मिलेगा, अब उसके साथ कंपेयर करो। Pari passive clause states that the bond will have the same priority of claims as the issuer's other senior debt issues, मतलब A, B, C अब सब बराबर, तो अब इंटरेस्ट पेमेंट पहले इसको हो जाएगा, पहले इसको खाली प्रिंसिपल पेमेंट होता, फिर बचा हुआ मिलता सी को, अब ए और सी दोनों को साथ साथ प्रिंसिपल पेमेंट होगा, सब बराबर, देयर इज नो सीनियरिटी। नेगेटिव कवेनेंट्स की ये सब नहीं कर सकते, रिस्ट्रिक्शंस होगा, जैसे एंटरिंग इनटू एसेट सेल्स एंड लीजबैक ट्रांजैक्शन, ये तो होना ही चाहिए नेगेटिव में, वरना एसेट प्लेज, मान लो कंपनी लिक्विडेशन होता है, एसेट बिकता है तब जाके पैसा मिलता है, वो एसेट किसी और को बेच के कैश ले लिया, अब वही एसेट को भाड़े पे ले लिया, तो उसका बुक्स में तो एसेट है ही नहीं, अब तुम करेगा क्या, वही चीज, तो ये नहीं कर सकते। प्लेजेस ऑफ कोलैटरल, आप एक ही कोलैटरल के अगेंस्ट में 5-6 लोन नहीं ले सकते। इशुएंस ऑफ डेट दैट रैंक्स मोर सीनियर देन एग्जिस्टिंग डेट, तो मान लो सबसे पहले एक के पास गए, हम और किसी से डेट नहीं लेंगे, आपका एकदम सीनियर है, उसको बोल के हम उससे डेट ले लिए, अब फिर उधर आ गए, हम आपका डेट उससे सीनियर कर देंगे, ये तो गड़बड़ वाला काम हो गया, तो इसलिए आप और सीनियर डेट इशू नहीं कर सकते। नेगेटिव प्लेज क्लॉज, ये टर्म हम तुम्हारे पास आए कि तुमसे सीनियर डेट इशू नहीं करेंगे और तुमसे डेट लेंगे, इंटरेस्ट रेट भी लो कर दी क्योंकि क्रेडिट रेटिंग आई था और कोई डेट था नहीं, अब सेम उसके पास गए, तुमसे तो ले लिए 6%, उसको बोले देखो हम आपका डेट और सीनियर कर देंगे उससे,
अब 5वां महीना तो मेरा कम रेट में दोनों काम होगा, और उसमें तुम कुछ नहीं कर पाएगा अगर ये क्लॉज नहीं है तो। अब ये क्लॉज होगा तो हम तुमसे सीनियर इशू नहीं कर पाएंगे। एडिशनल बोरोइंग, शेयरिंग परचेजेस, डिविडेंड पेमेंट्स, ये सब भाई सब पे रोक टोक हो सकता है कि भाई अगर एडिशनल बोरोइंग्स आपको करना है तो डेट इक्विटी रेशियो एक लेवल के ऊपर नहीं जाना चाहिए, तब कर लो, कोई दिक्कत नहीं। These actions can be subject to incurrence test, वही मतलब सेफ्टी लेवल, अगर एक पर्टिकुलर लेवल ब्रीच कर जाएगा तो नहीं कर सकते, छोटा मोटा लेवल चल रहा है कर लो, कोई दिक्कत नहीं। फाइनेंशियल रेशियोज ऑफ द कंपनी, ठीक है, डेट एबिटा इज बिलो, ठीक है। Negative covenants protect the interest of the bondholders and prevent the issuing firm from misusing the funds, क्या ठीक है, reducing the risk of default, ठीक है, ये बात है। Covenants must not be so restrictive कि फर्म एडवांटेज ही नहीं ले पाए बिजनेस सर्कमस्टेंसेस।